कितनी सुंदर तस्वीर है ना। सुंदर सुंदर महिलाएं, सुंदर सुंदर गाउन, जिनको देखकर कई दिनों से हमारी सुबह शुरू हो रही है। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे सुंदर लोग सुंदर कपड़े पहनकर एक सुंदर जगह जिसका नाम अब तक भारतीय तय नहीं कर पाए हैं कि क्या है। कोई कांस लिखता है, कोई कान लिखता है, कोई कैन लिखता है, और उस जगह पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं। क्या कान में सिर्फ फोटो खिंचवाई जाती हैं? बताते तो हैं कि फिल्म फेस्टिवल है, फेस्टिवलों में तो फिल्में दिखाते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में, दिमाग में उथल पुथल मचा देने वाली फिल्में। तो thelallanTop.com ने यह तय किया कि कब तक भारत के दर्शक भारत की चमकीली सुंदर मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे सुंदर सुंदर गाउनों पर बहस करते रहेंगे, किसने सुंदर पहना और किसका कुछ कम सुंदर रहा। तो हमने अपने सिनेमा विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह भाटी से यह दरख्वास्त की, जरा बताइए तो कान में इस साल कौन सी सुंदर फिल्में आई। पर उसके पहले एक भारतीय फिल्म का जिक्र भी। फिल्म का नाम देवदास। साल 2002 में यह फिल्म आधिकारिक प्रदर्शन के लिए कान गई थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म, शाहरुख और ऐश्वर्या लीड रोल में। और इस फिल्म के चुनाव के लिए कैन के उस वक्त के डायरेक्टर थियरी फ्रेमो की फेस्टिवल कमेटी के सदस्यों ने बहुत लानत मलानत की थी। उनका कहना था कि इतनी कमर्शियल फिल्म को क्यों फेस्टिवल में लाया गया। ऐश्वर्या उसके बाद भी जाती हैं, सोनम जाती हैं, दीपिका जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि ये औरतों को सुंदर बनाने वाले एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो महज विज्ञापनों पर आज से 4 बरस पहले का आंकड़ा बताऊं तो 54,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। सोचिए, जो अपने एडवर्टीजमेंट पे इतनी बड़ी रकम खर्च करता है, वो आपसे और कितना बढ़ाकर मुनाफा वसूलता होगा। क्रीमों की लीपापोती पर बात फिर कभी। आज बात फिल्म की करते हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, गजेंद्र सिंह। गजेंद्र, भारत से कोई फिल्म गई है? भारत से शुरुआत करते हैं। हाँ, ये सबसे एक्साइटिंग बात यही है कि मतलब रेड कारपेट पे हम अपनी 3 हीरोइंस को रिप्रेजेंटेशन करते देखते हैं इंडिया का, लेकिन असली रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, वो तो अपनी कंपनीज का कर रही हैं। लेकिन एक छोटी सी फिल्म है, मतलब 13 मिनट की, आफ्टरनून क्लाउड्स, जो पायल कपाड़िया ने डायरेक्ट की है। वो 3rd ईयर स्टूडेंट है FTII की। और इससे भी मज़ेदार बात ये है कि मतलब ये उन बच्चों में से FTII के जिनके खिलाफ FIR हुई थी पिछले साल, वहाँ के डायरेक्टर का घेराव करने के लिए। तो मतलब जिन बच्चों को आप उनकी स्कॉलरशिप भी रोक ली, मतलब अभी FTII में स्कॉलरशिप रोक रखी बच्चों की कि भाई तुम अनुशासित नहीं हो। अब आर्टिस्टिक लोगों को आप अनुशासित करोगे तो आर्ट नहीं निकलेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब वो राजी हैं पायल से, FTII वाले। और ये कहानी है, ये एक्चुअली एक इसमें सिर्फ 3 ही पात्र हैं आई गेस। इसमें जो पहला पात्र है वो एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, 60 साल की, और विधवा हैं वो, और उनके साथ उनकी एक नेपाली नौकरानी है। तो एक दोपहर की कहानी है 13 मिनट की। उसमें फिर एक आदमी आता है उनके घर पे और फिर पता नहीं क्या क्या होता है। सारी कहानी इसी गिर्द गिर्द है। इंडिया की अकेली रिप्रेजेंटेटिव है इस साल की। दूसरी कहानी हमने गजेंद्र से ये कहा कि हमें कान की कुछ अच्छी फिल्में जो इस बरस दिखाई जा रही हैं उनके बारे में बताइए। दूसरी कहानी। वैसे तो कैन में बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन हम सिर्फ 8 ही बता रहे हैं, बाकी और भी आप देख सकते हैं। हैप्पी एंड ही दूसरी फिल्म है। हैप्पी एंड खास इसलिए है क्योंकि इसके डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। मतलब माइकल हैनेके इनका नाम है। 89 में इनकी फिल्म आई थी द 7th कॉन्टिनेंट। मतलब आज भी अगर आपको फिल्म मेकर बनना है तो आप वो फिल्म देखते हो, इतनी ज़बरदस्त वो फिल्म थी। और मैंने अपने करियर में जितने भी लोगों ने इंटरव्यू किया, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है, तो माइकल हैनेके का नाम वो ज़रूर लेते हैं। इतनी अच्छी वस्तुपरकता और इतनी अच्छी समझ उनकी थी। 7 कॉन्टिनेंट मतलब ही है कि 7वां महाद्वीप, उसी से नाम समझ लीजिए। और वो 7वां महाद्वीप है आधुनिक समाज, और उसकी वो जैसे विवेचना करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उनकी फिल्म है, और उनकी जब भी फिल्म आती है हर फिल्म फेस्टिवल में तहलका मचा रहता है। जैसे 2012 में अमूर आई थी, वो एक बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी थी। आप उसका ओपनिंग शॉट देखेंगे, आपका सीना चीर जाएगा। तो उसके अंदर मतलब अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, आप देखिएगा उसको। और वो फिल्म ऑस्कर में भी गई थी, वहाँ बहुत तालियां बजी थी।
दोनों बुजुर्ग उनके कास्टिंग के लिए। तो इनकी फिल्म है हैप्पी एंड, और हैप्पी एंड है वो यूरोप के जो समृद्ध समाज है उनके ऊपर एक कटाक्ष है, और इसकी पृष्ठभूमि के अंदर जो माइग्रेंट क्राइसिस है, इमिग्रेशन क्राइसिस है यूरोप के अंदर जो होता है, उसको रखा गया है। बहुत अच्छे से चीज़ उसको पिरोती है। तीसरी फिल्म है द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर, डायरेक्टर यॉर्गोस की फिल्म है, इसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब यॉर्गोस का भी ये है कि उनकी पिछले साल चर्चा में रही थी फिल्म। द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड डियर कहानी है एक डॉक्टर की, सर्जन है वो, उसकी वाइफ वो भी डॉक्टर है, उनके एक लड़का है एक लड़की है, दोनों टीनेजर हैं, और उनकी लाइफ इतनी ज्यादा उनकी लाइफ उबाऊ और बोरियत भरी, और लेकिन बहुत रईसी भरी और बहुत ही हाईटेक लाइफ है। लेकिन फिर होता ही है कि एक लड़का आता है, बिल्कुल कच्चा सा लड़का होता है, और वो जैसे ही एंटर करता है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है ऊपर से नीचे तक। ये कहानी इसी चीज की है। फिल्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देखने वालों को थोड़ा सा ये नसीहत है कि वो थोड़ा सा उसको सही है, उसको उस तरीके से देखें। और चौथी फिल्म है कार्ने या रेना, ये क्या डबल टाइटल है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये इनके डायरेक्टर है अलेहांद्रो गोंजालेस इनर्रितु, जो मुश्किल नाम याद कैसे रखते जो एक्चुअली क्या है, इस कार्ने या रेना की स्पेलिंग या रेना में YARENA है, वाई एरिना है, लेकिन उसका उच्चारण कार्ने या रेना है, मतलब फ्लैश एंड सैंड। एक नाम है। हाँ, एक नाम है। जैसे इनकी, अगर आपको याद हो, आप भी फिल्में देखते हैं, आपको याद होगा कि वाइतु मामा तांबिया ने उनकी एक फिल्म है, तो उनका जो टाइटल है, बहुत कमाल की इटालियन उनके दोस्त की फिल्म है, उनके दोस्त की फिल्म, मैक्सिकन फिल्म है। किशोर जाते हैं एक ट्रिप पे, फिर उनको वो एक अपने पति या पार्टनर से अलग हुई महिला मिलती है। जी, तो वो एक्चुअली ये तिकड़ी है वहाँ की, उस मुल्क की, और एक ही पोस्टर रिलीज किया इन्होंने, इसके अलावा कुछ भी इन्होंने रिलीज नहीं किया है। तो ये नाम का तो ये मामला है। ये बात मैं जरूर पूछूंगा अपने सारे दर्शकों की तरफ से। अब आपने मुझे सजेस्ट किया, मैं ये फिल्म देखना चाहता हूँ, कहाँ देखूँ? इसके लिए 2-3 तरीके। एक तो आप फिल्म फेस्टिवल जितने भी इंडिया में होते हैं, आप उन पर नजर रखिए, उनमें अच्छी ये सारी फिल्में बिल्कुल ये ज्यादातर लाने की कोशिश करते हैं। अगर मामी में आप जा सकें तो मामी में जाइए। कहाँ पे होता है मामी? मामी मुंबई में होता है। जिसको दिल्ली में कोई इस तरह का? दिल्ली के अंदर भी फेस्टिवल्स होते हैं। आप सीरी फोर्ट के अंदर ये फिल्में दिखाई जाती है अक्सर, और बाकायदा फ्री में दिखाई जाती है। इवन अब तो नैनीताल जैसे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है, जयपुर फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्में दिखाई जाती है। और जो लोग कस्बों से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डीवीडी देखिए आप, जब डीवीडी देखिए, डीवीडी आप मंगवा अमेज़न पे उपलब्ध आपके घर आ जाएगी, गांव में आ जाएगी, डीवीडी देख लीजिए। हाँ, ये सही तरीका है। अपन फालतू की चीजों पे कितना पैसा खर्च कर देते हैं, फिल्म पे, किताबों पे निवेश सबसे शानदार। ये पेड़ बोने जैसा होता है, आपके दिमाग में एक बीज गिर जाता है। अगली फिल्म पर मूव करते हैं, जिसका नाम है जुपिटर्स मून, इसके बारे में बताइए। कार्ने रेना के बारे में एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि वो पहली VR फिल्म है, वर्चुअल रियलिटी फिल्म है। उसको थोड़ा आप ऊपर करिए एक बार फिर। वर्चुअल रियलिटी फिल्म है, मतलब आप देखिए कि इतना ट्रेडिशनल वो आदमी है, अलेहांद्रो, इतने साल से फिल्म बना रहे हैं, और उनकी पिछली 2 फिल्में जो हैं उनको ऑस्कर मिला था। आपको अगर याद हो तो रेवेनेंट, जिसके बारे में हमने लिखा था, रेवेनेंट के अलावा एक और उनकी वो फिल्म आई थी बर्डमैन, जिसमें वो राइटर भी तो एकेडमी में गई थी ना? वो भी एकेडमी में, दोनों जीती थी बेस्ट डायरेक्टर का। मैं सोचता हूँ कि इसने लियोनार्डो डिकैप्रियो को कैसे कन्विंस किया होगा घोड़े के अंदर घुसने के लिए। मतलब वो बहुत ही ज्यादा वो, मतलब ये सिर्फ वो चमत्कार का मामला नहीं है, वो कन्विक्शन का मामला। जैसे पंकज त्रिपाठी आए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि अनुराग ने कैसे कन्विंस किया कि आप असली कसाई घर में, जहाँ जानवर कट रहे हैं और शहरों में रहने के अभ्यस्त लोग खड़े भी नहीं हो सकते, अब वहां पूरा सीन शूट कर रहे हैं। तो उसमें एक एडिशनल और चीज है। अगर आप अलेहांद्रो का नाम लेते तो इमैनुअल का नाम लेना पड़ेगा, जो उनके सिनेमेटोग्राफर हैं, और जो वाइतु मामा तांबियान के डायरेक्टर हैं अल्फोंसो क्यूआरॉन, उनकी फिल्म में भी इमैनुअल है, वो सिनेमेटोग्राफ करते हैं। तो इमैनुअल को लगातार 3 बार बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला है, ऑस्कर के अकेले आदमी है। तो आप समझ लीजिए, लगातार 3 साल बेस्ट सिनेमेटोग्राफर। मुझे तो हल्कापन होगा, पर कुमार सानू याद आ रहे हैं, जिन्हें लगातार 5 फिल्म फेयर मिले थे, लगातार 4 या 5, 89 से लेकर 93 तक। तो उनकी एक्चुअली इन दोनों के कोलैबोरेशन की ये फिल्म है। इसके अंदर एक कैरेक्टर है, कैमरा उसके ऊपर बांधा गया था और शूट किया गया था कि एक इमिग्रेंट है, वो क्रॉस करके अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है, और वो कैसे रेगिस्तान से जा रहा है पसीने से लथपथ। तो जो भी फिल्म देखेगा उसको ऐसे लगेगा वो इमिग्रेंट है, वो गिर रहा है, उसके पसीना। वर्चुअल रियलिटी जैसा, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे डिग्री है, उसमें आपको चश्मा पहनना पड़ेगा, जो जिसपे रिग पे काम हो रहा है। इंडिया में भी आनंद गांधी कर रहे हैं, विदेश में बहुत हो रहा है। रिग नाम है, हाँ, ऑक्यूलस रिफ्ट उसको कहते हैं, रिग जैसा होता है वो। तो आप देखिएगा कि वो फीलिंग आएगी। उसमें एक सीन है जिसके अंदर मैंने पढ़ा कहीं कि उसके अंदर एक सीन है कि एक जगह उनको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, तो घुटनों के बल गिर जाते हैं इमिग्रेंट। तो घुटनों के बल अपनी जिंदगी में गिर जाना किसी के आगे,
कि अब मेरा जीवन तुम्हारे आगे, कि इंसान का दूसरे के, वो फीलिंग आपको होगी, आप घुटनों के बल गिरेंगे दर्शक होने के नाते। तो ये 13 छोटी सी 7 मिनट की फिल्म है, ये इमेजिनेशन ही मतलब थोड़ा सा हिला देने वाली है। हाँ, 7 ही मिनट की फिल्म है। और अगली फिल्म पे बात करते हैं, जुपिटर्स मून। जुपिटर्स मून है। जुपिटर्स मून भी अपने आप में मतलब आप देखिएगा कि शायद मैंने जो चुनी है वो, या ज्यादातर फिल्में हैं वो शरणार्थी क्राइसिस जो चल रहा है, शरणार्थी संकट चल रहा है, बॉर्डर, और उसको गोली लग जाती है, फिर उसको कैंप में ले जाया जाता है, वहां उसका इलाज होता है, लेकिन उसके बाद उसमें अद्वितीय शक्तियां आ जाती है, मतलब वो उड़ने लगता है, उसके पैर जमीन से ऊपर उड़ने लगते हैं, और यहाँ से सारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती है इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि एक तो गैर कानूनी रंग से प्रवेश कर रहा था, दूसरा इसके अंदर ये शक्तियां आ गई है, और वो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यही एक मानवीय कहानी है। और इसको बनाया कॉर्नेल नाम के एक डायरेक्टर हैं, जिनकी फिल्में आती रहती हैं। इसको मैं खोज के देखूंगा, क्योंकि गॉड नाम की एक चर्चित फिल्म आई थी, वो अगर आप खोज के देखेंगे तो बहुत अच्छी फिल्म रहेगी वो। 6वें नंबर की फिल्म है द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट। द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट की खास बात यह रही कि इसके डायरेक्टर है शॉन बेकर। शॉन बेकर ने एक फिल्म बनाई थी टैंगरीन, एक होमोसेक्सुअल की, उसकी एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर की कहानी थी, और पूरी फिल्म जो थी वो आपके iPhone 5S पे शूट की गई थी पूरी फिल्म। मतलब उन्होंने बहुत सारे iPhone 5S खरीदे और शूट किया था। और हरामखोर के डायरेक्टर हैं जो इंडिया में, उन्होंने अपनी नई फिल्म इसी की देखा देखी इन्हीं की प्रेरणा से बनाई, श्लोक शर्मा ने बनाई है। वो ऑलमोस्ट तैयार है, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, उस फिल्म का नाम नहीं बताया अभी तक उन्होंने। तो ये शॉन बेकर की अगली फिल्म है, जिसके अंदर इन्होंने मतलब जैसे उस फिल्म के अंदर वो एक पथरीली हकीकत और गर्मी जो होती है आम जीवन की, आम आदमी की, वो इन्होंने इसमें दिखाई है कि एक इम्पोवरिश्ड बच्चा और उसकी माँ कैसे, एक मोटल में एक औरत रहती है, सिंगल मदर है, अपनी बच्ची के साथ, बच्ची बाहर खेलती रहती है, पीछे डिज्नीलैंड है और इधर जिंदगी की हकीकत है, और मोटल का एक मालिक है, वो पैसे मांगता रहता है, और जो खालीपन और जो बोरियत और जो काटने को दौड़ने वाली एक शांति है, वो इस फिल्म के अंदर खास बात है इसकी, और ये आपको इसमें नजर आएगा। तो 7वीं फिल्म है एन इनकन्वीनियंस सीक्वल, ट्रुथ टू पावर। ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री है जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बनाई थी 2006 में। अल गोर इसके अंदर नरेटर थे, जो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो ये फिल्म तो YouTube पर भी रिलीज हुई थी कुछ देर के लिए। जी 2006 में आई थी, तो बहुत साल हो गए। अब ये सीक्वल आया एक्चुअली इसका। अच्छा। तो इन्होंने सीक्वल में फॉलो करने की कोशिश की है कि भाई उस समय से लेकर अब तक कितनी तरक्की हमने इस पे कर ली है। और सबसे बड़ा नैरेटिव चेंज इसमें ये आ गया कि अब इसमें ट्रम्प आ गए हैं। तो मतलब जितनी कोशिशें इन्होंने 11 बरस में की, तो ट्रम्प ने तो आगे बोल दिया है कि मेरे को तो ठंड लग रही है, तुम बोल रहे हो गर्मी होगी, मेरे को तो ठंड लग रही है। और ट्रम्प कहता है ये सब बकवास बात है, ये ग्लोबल वार्मिंग सारा बंद कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग को देना। जबकि पेरिस समिट से अभी अमेरिका को कंक्लूड करना है कि वो पेरिस समिट में आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जिसमें आपको करना होता कमिट कि हम इसमें पैसा लगाएंगे और इसको कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी पे बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री, अगर आप अपने भविष्य और इंसानियत के भविष्य को देखना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। 8वीं और DilalLantop.com की कान फिल्मों की इस बार की सूची की 8वीं फिल्म ओकजा। ओकजा ऐसी फिल्म है जो मतलब आप फिल्म के तौर पे आप शायद इसमें आप बहुत कुछ आर्टिस्टिक जैसा भयंकर नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस 2-3 वजह से इंपॉर्टेंट है। पहली ये है कि ओकजा नेटफ्लिक्स लेके आया है कैन में, और नेटफ्लिक्स का कैन में आना अपने आप में ऐसा है जैसे मतलब कोई नशेड़ी का मंदिर में आ जाना। और वो बहुत छटपटा रहे थे इसमें आने के लिए, बहुत छटपटा रहे थे, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जितने भी फिल्म फेस्टिवल पुराने रहे हैं विश्व में, वो कम बजट की आर्टिस्टिक फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए रहे, न कि बड़े बजट की कमर्शियल फिल्में, क्योंकि कमर्शियल फिल्म के साथ बहुत मदद होती है, आर्टिस्टिक फिल्म के साथ कोई मदद होती नहीं है। तो कैन उनको अगर नाम दे दे, अवार्ड देते, तो उस फिल्म का प्रचार हो जाता है। यही इरादा रहा है कैन का। लेकिन ये नेटफ्लिक्स जैसी फिल्में क्या है कि टोटली $55 बिलियन का नेटफ्लिक्स है। अब ये दूसरी वजह ये कि फ्रांस के अंदर ये एक रूल है सरकार का कि मतलब 3 साल अगर आपने थिएटर में फिल्म रिलीज कर दी, उसके 3 साल बाद तक आप उसको टीवी पे नहीं दिखा सकते। नेटफ्लिक्स इस फिल्म को रिलीज कर देगा जून में, अगले ही महीने। तो फ्रांस के वितरकों को बहुत गुस्सा है कि भाई आप थिएटर में रिलीज नहीं कर रहे, आप रूल्स की ऐसी तैसी कर रहे हो, तो आप मत लगाओ यहाँ पे फिल्म। लेकिन ले आए 2 फिल्में नेटफ्लिक्स लेके आया अपने यहाँ पे, एक बेन स्टिलर और एडम सैंडलर की कॉमेडी है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये फिल्म है। दूसरी आखिरी वजह जो इसकी खासियत की वो ये है कि इसकी जो थीम है, इसकी थीम ये है कि जो $multi-billion मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे चलती है, तो इसकी कहानी ये है कि एक ऐसी ही कंपनी है जो ये एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हम एक ऐसा पशु बनाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मांस हमको देगा, उसका कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो बहुत टेस्टी मांस होगा उसका। तो मतलब हमारे लिए एक रिवोल्यूशन टाइप हो जाएगा। अब जिस जीव को वो उसके लिए लेना चाहते हैं, वो जीव एक छोटी सी बच्ची के पास, वो किसान की बेटी है, और उसके पास खेलती, उसके लिए जिंदगी ही वही है। तो अब वहां से कहानी शुरू होती है कि वो
वो बच्ची लोहा ले लेती पूरे कॉरपोरेशन से और अपने उस प्रिय पशु को बचाने के लिए। पशु भी बड़ा यूनिक सा है, बहुत बड़ा सा है, आप देखेंगे तो अनयूजुअल सा कुछ है। ये इसकी कहानी है। तो ये कहानी भी अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट है। और दूसरा, नेटफ्लिक्स और कैन को लेके जो, क्योंकि आने वाले समय में आपको अमेजोन और नेटफ्लिक्स है, इसको लेके तय तो करना पड़ेगा कि आप इसको कैसे रिसीव करेंगे। तो ये डिबेट यहाँ से शुरू होती है। डिबेट बदस्तूर जारी रहेगी। दी lallantop.com के न्यूज रूम से हमारी चिंताओं की ये एक झलक है। आपके सामने मीडिया और सरकारें जो ये तय कर रही हैं कि आप क्या सोचें, किस पर बहस करें, वो कैसा नैरेटिव पेश करती हैं। एक नैरेटिव कान फिल्म फेस्टिवल का भी है, जिसको सिर्फ किसका गाउन कितना अच्छा और उस पर कैसे चुटकुले बन सकते हैं, इस तक महदूद कर दिया गया है। एक मुख्तलिफ सी कोशिश हमने की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, मेरे साथी गजेंद्र सिंह भाटी, कैमरे के पीछे रजत सैन। शुक्रिया।